नमस्ते। चलिए आज एक सफर पर चलते हैं, एक 500 साल लंबे सफर पर। हम देखेंगे कि कैसे एक के बाद एक घटनाओं ने बिल्कुल डोमिनो की तरह पुरानी दुनिया को गिराकर हमारी आज की मॉडर्न दुनिया को बनाया। हमारी कहानी शुरू होती है मध्य युग से। जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया जो सदियों से बदली ही नहीं थी, सब कुछ आस्था और परंपरा पर टिका हुआ था, और यही था हमारा पहला डोमिनो जो बस गिरने ही वाला था। उस दुनिया की बुनियाद थी सामंतवाद यानी फ्यूडलिज्म। ये एक ऐसा पक्का सोशल स्ट्रक्चर था जहां राजा से लेकर किसान तक हर किसी की जगह तय थी। इस सिस्टम ने यूरोप में सैकड़ों सालों तक स्थिरता तो दी, लेकिन बदलाव की कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ी। तो सवाल ये उठता है कि इतना मजबूत और टिकाऊ सिस्टम जो सदियों से चला आ रहा था, उसे आखिर कौन सी चीज गिरा सकती थी? ये इतिहास की एक बहुत बड़ी पहेली है, और इसका जवाब एक सोच की ताकत में छिपा है। जैसे जैसे सामंतवाद की पकड़ ढीली पड़ने लगी, व्यापार बढ़ने लगा, शहर बड़े होने लगे, और बस यहीं से सोचने के एक नए तरीके के लिए माहौल तैयार हो गया। अब तर्क और जिज्ञासा का एक नया दौर शुरू हो रहा था। इस नए दौर को नाम मिला पुनर्जागरण या रेनांसा, जिसका मतलब ही होता है फिर से जन्म लेना। ये 14वीं सदी के आसपास इटली के शहरों से शुरू हुआ, पर यह सिर्फ कला का नहीं बल्कि विचारों का पुनर्जन्म था, और इसने उन सभी मान्यताओं पर सवाल खड़े कर दिए जो सदियों से चली आ रही थीं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है लियोनार्डो दा विंची की मोनालिसा। ये पेंटिंग सिर्फ एक तस्वीर नहीं बल्कि एक नए दर्शन का प्रतीक है, जिसे हम मानवतावाद या ह्यूमनिज्म कहते हैं। अब फोकस भगवान से हटकर इंसान पर, उसकी काबिलियत पर और उसके तजुर्बे पर आ गया था। और यकीन मानिए, ये सोच अपने आप में एक क्रांति थी। तो पुनर्जागरण ने इन 4 पिलर्स पर एक नई दुनिया की नींव रखी। इंसानियत पर जोर, अंधी आस्था की जगह तर्क, हर चीज को जानने की जिज्ञासा और परलोक से ज्यादा इस दुनिया की फिक्र। इन्हीं विचारों ने हर उस बात को चुनौती दी जिसे लोग सच मानते थे, और अगले डोमिनो को गिराने का स्टेज तैयार कर दिया। और जब एक बार सवाल पूछने का सिलसिला शुरू होता है तो वो रुकता नहीं है। जिज्ञासा की ये नई भावना बहुत जल्द धर्म और विज्ञान की पुरानी मान्यताओं के लिए एक सीधी चुनौती बन गई। लोग अब सिर्फ सवाल नहीं पूछ रहे थे, बल्कि जवाब भी खुद ढूंढ रहे थे। सबसे पहली चुनौती आई धर्म के क्षेत्र में। 1517 में मार्टिन लूथरन नाम के एक मॉन्क ने चर्च की अथॉरिटी पर ही सवाल उठा दिया। उन्होंने कहा कि असली अथॉरिटी तो बाइबल है। यहीं से शुरू हुआ धर्म सुधार आंदोलन या रिफॉर्मेशन, जिसने ईसाई दुनिया को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। ठीक इसी समय एक वैज्ञानिक क्रांति भी चल रही थी। कोपरनिकस ने कहा कि पृथ्वी नहीं बल्कि सूरज ब्रह्मांड का केंद्र है। फिर केपलर और गैलीलियो ने इसे साबित कर दिया। ये सिर्फ तारों और ग्रहों की कहानी नहीं थी, ये इस बात का सबूत था कि सिर्फ देखकर और सोचकर हम सदियों पुरानी मान्यताओं को तोड़ सकते हैं। और ये जिज्ञासा सिर्फ आसमान तक ही नहीं रुकी, इसने लोगों को समंदर पार करने के लिए भी प्रेरित किया। वास्को डी गामा और कोलंबस जैसे खोजकर्ताओं ने गॉड, ग्लोरी और गोल्ड के लिए नए रास्ते खोजे, और देखते ही देखते दुनिया का नक्शा ही बदल गया। अब जब तर्क और व्यक्तिगत अधिकार जैसे नए विचार फैलने लगे तो इनका असर राजनीति पर पड़ना तो तय था। आखिर अगर लोग धर्म और विज्ञान पर सवाल उठा सकते हैं तो फिर अपने राजा और शासकों पर क्यों नहीं? 18वीं सदी में इन्हीं विचारों ने 2 बड़ी क्रांतियों को जन्म दिया। एक तरफ अमेरिकी क्रांति थी जिसने व्यक्तिगत आज़ादी पर जोर दिया, तो दूसरी तरफ थी फ्रांसीसी क्रांति जिसने स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे जैसे बड़े सामाजिक आदर्शों का नारा दिया। ये दोनों क्रांतियां एक तरह से टर्निंग पॉइंट थी। इन्होंने राष्ट्रवाद यानी नेशनलिज्म के विचार को लोकप्रिय बना दिया। ये सोच कि लोगों को अपना शासन खुद चुनने का हक है। यहीं से राजाओं और सम्राटों के दौर का अंत होना शुरू हो गया। क्रांति का ये डोमिनो गिरता रहा और इसने आधुनिक राष्ट्रों को जन्म दिया। लेकिन साथ ही साथ समाज में एक नई तरह की दरार भी पैदा हो रही थी। एक ऐसी दरार जो खून से नहीं बल्कि पैसे से तय होती थी। 19वीं सदी के राष्ट्रवाद की जबरदस्त ताकत का सबसे अच्छा उदाहरण है ओटो वॉन बिस्मार्क। उन्हें जर्मन एकीकरण का आर्किटेक्ट माना जाता है, जिन्होंने छोटे छोटे राज्यों को मिलाकर एक ताकतवर राष्ट्र बना दिया। बिस्मार्क की मशहूर ब्लड एंड आयरन पॉलिसी से ये साफ था कि देश बनाना कोई आसान काम नहीं है। उन्होंने कूटनीति और जंग दोनों का इस्तेमाल करके जर्मनी को एक किया।
इससे पता चला कि राष्ट्रवाद लोगों को जोड़ भी सकता है और तबाही भी ला सकता है। और यहीं पर एक बड़ा विरोधाभास सामने आता है। एक तरफ बिस्मार्क जैसे नेता राष्ट्र के नाम पर लोगों को जोड़ रहे थे, तो दूसरी तरफ औद्योगिक क्रांति उसी राष्ट्र को अंदर से तोड़ रही थी, अमीर और गरीब में। फैक्ट्रियों ने मालिकों और मजदूरों के बीच एक बहुत गहरी खाई पैदा कर दी। तो अब हम पहुंचते हैं इस 500 साल लंबी कहानी के क्लाइमैक्स पर। औद्योगिक युग के संघर्षों ने एक नई और बहुत ही रैडिकल विचारधारा को जन्म दिया, जिसने इस दौर की आखिरी और सबसे बड़ी क्रांति की जमीन तैयार की। औद्योगिक क्रांति से पैदा हुई इसी गैर बराबरी के जवाब में कार्ल मार्क्स जैसे विचारकों ने समाजवाद यानी सोशलिज्म का आइडिया दिया। उनका मानना था कि असली न्याय तभी मिलेगा जब फैक्ट्रियों और जमीनों पर मजदूरों का कंट्रोल होगा। तो सोचिए, एक तरफ राष्ट्रवाद, दूसरी तरफ फैक्ट्रियों में मजदूरों का शोषण और इन सब के ऊपर समाजवाद के नए विचार। इन सब ने मिलकर 1917 में रूस में एक तूफान खड़ा कर दिया। सालों के जुल्म, जंग और भूखमरी से तंग आकर रूस के लोगों ने जार के शासन को उखाड़ फेंका। और बस ये था वो आखिरी डोमिनो। रूसी क्रांति ने सिर्फ एक साम्राज्य को खत्म नहीं किया, बल्कि दुनिया की पहली समाजवादी सरकार भी बनाई। इसने मध्य युग से चली आ रही 500 साल की इस यात्रा को पूरा किया और 20वीं सदी के संघर्षों की नींव रखी। तो पुनर्जागरण से लेकर रूसी क्रांति तक हमने देखा कि कैसे एक विचार पूरी दुनिया को बदल सकता है, एक के बाद एक डोमिनो गिरा सकता है। ये हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर उस चेन रिएक्शन ने हमारी दुनिया बनाई, तो आज कौन से डोमिनो गिर रहे हैं जो हमारे भविष्य को आकार देंगे? इस पर जरूर सोचिएगा।